आपके पेट में एक दूसरा दिमाग है। आप कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, सब कुछ इससे तय होता है कि पेट में क्या हो रहा है। इतना शक्तिशाली उपकरण, पर अगर आप इसे संभालना नहीं जानते तो ये एक गंभीर समस्या है। योग संस्कृति में आमतौर पर यह कहा जाता है कि आपको हमेशा ऐसा भोजन खाना चाहिए जो उसी दायरे में उगाया गया हो, उतनी ही डायमीटर या रेडियस में उगाया गया हो जितनी दूरी एक आदमी एक दिन में चल सकता है। सुबह से शाम तक अगर आप चलें, शायद आप 15, 20 या शायद 25 किलोमीटर तक सीधा चल पाएंगे, तो आपको 25 किलोमीटर के दायरे में उगा भोजन खाना चाहिए। इसके पीछे क्या तर्क है या इसका विज्ञान क्या है? देखिए, मिट्टी में जिस तरह की सूक्ष्म जीवों की गतिविधि होती है और जो इंसानों की आंतों में होता है, वो एक ही है, वो एक जैसा ही है, या एक तरह से मिट्टी में होने वाली गतिविधि का ही और अधिक विकसित रूप पेट में होता है। सैकड़ों सालों के बाद अब जाकर आधुनिक मेडिकल विज्ञान भी ये बोल रहा है कि आपके पेट में एक दूसरा दिमाग है, और इसके बारे में बहुत सारी चीजें कि आप कौन हैं। I hope it's not so for you, but मुझे उम्मीद है कि ऐसा आपके साथ नहीं है, लेकिन इनमें से बहुत सारी चीजें कि आप कैसे हैं, आप कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, आपके संतुलन का स्तर, आप में शांति, सब कुछ इससे तय होता है कि आपके पेट में क्या हो रहा है। इसे सेकंड ब्रेन या गट ब्रेन कहा जा रहा है। खैर, ये सच है कि शरीर की केमिस्ट्री या रसायन कई स्तरों पर काम करते हैं। एक बात यह कि इस केमिस्ट्री को मैनेज करने के लिए ग्रंथियों के स्राव बहुत जरूरी हैं, लेकिन पेट वो जगह है जहां आप रूपी इस मेडिकल फैक्ट्री के अंदर आने वाला इनपुट आता है, यानी सारा खाना। तो भोजन कैसा हो? अगर भोजन उसी भूमि का हो जिस पर आप खड़े हैं, तो आपका उससे एक विशेष रिश्ता होता है। इंसानों की सारी प्रॉब्लम यह है कि बस कि आप थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घूम पाते हैं, तो आपको लगता है, कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो किसी और ग्रह से आए हैं या किसी दूसरे ब्रह्मांड से, वो ये दावा कर रहे हैं। खैर, अगर आप इस एक पेड़ जैसे होते, यानी आपकी जड़ें मिट्टी में होती, तो आप साफ साफ समझ पाते कि आप मिट्टी से आए हैं। ये बस nature's magnanimity, it allowed you to prance around a little bit and you're getting all confused as to what is your source. प्रकृति की उदारता है कि उसने आपको यहाँ वहाँ घूमने की थोड़ी आज़ादी दी है और आप पूरे कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि आपका स्रोत क्या है। तो अपने स्रोत के संपर्क में बने रहें, जो कि मिट्टी है। आपके विकास की प्रक्रिया ही मिट्टी ने करवाई है, ये मिट्टी से ही प्रेरित है। विकास का सबसे बुनियादी पहलू जिससे इस धरती के जीव ज्यादा से ज्यादा जटिल रूपों में विकसित हुए हैं और जीवन के लाखों रूपों में प्रकट हुए हैं। और आज खैर हम कम से कम ये दावा कर सकते हैं कि हम धरती के सबसे विकसित प्राणी हैं। हम अब भी बन रहे हैं, यानी बीइंग हैं, पर फिर भी हम विशाल क्षमता वाले विकसित प्राणी हैं। हमारी ये क्षमता दुर्भाग्य से हमारे ही खिलाफ हो गई है। हमारी ये बुद्धि आज हर कोई पेट के दिमाग को ज्यादा महत्वपूर्ण बता रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस दिमाग को नहीं संभाल पा रहे हैं। ये दिमाग एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। हर कोई सोच रहा है कि यही सारी मानसिक समस्याओं का आधार है। हाँ, ऐसा ही है। अगर आपको इसे संभालना नहीं आता तो इतना शक्तिशाली उपकरण, अगर आपको इसे संभालना नहीं आता तो ये एक बड़ी समस्या है। तो आप वो अपने पेट वाले दिमाग की ओर पलट रहे हैं, जो ज़्यादा भरोसेमंद है, कम से कम वो खुद से चलता है। तो पेट के ये सूक्ष्म जीवी और ऊपरी सतह की मिट्टी में जो कुछ होता है, ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। और इसमें न केवल जीवन को बनाने वाली सामग्री होती है, बल्कि इसमें कितनी सारी दवाइयाँ भी होती हैं। एक तरह से आज हम उन्हें दवाइयाँ कहना चाहेंगे, पर मैं उन्हें उपचार की शक्तियाँ कहूँगा। जैसे उदाहरण के लिए, पता है, ये पाया गया है कि ऐसे कई अध्ययन हुए हैं जिनमें ये पता चला है कि बाहर मिट्टी में खेलने वाले बच्चों का गट माइक्रोबायोम हमेशा ज़्यादा स्वस्थ होता है। इसलिए नहीं कि वो मिट्टी खा रहे हैं, ये बस हो रहा है क्योंकि आपका शरीर और मिट्टी दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं।
बस दो अलग अलग रूपों में हैं। चाहे आप मिट्टी का बर्तन बनाएं या मिट्टी का चित्र बनाएं या मिट्टी का मानव शरीर बनाएं, सब कुछ मिट्टी ही है। So the connection तो मिट्टी से जुड़कर एक हो जाना है, या तो भोजन की मदद से या शारीरिक रूप से जुड़े रहकर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आधुनिक जीवन शैली ने हमें पूरी तरह से मिट्टी से दूर कर दिया है। हम लोग मिट्टी से बहुत दूरी बनाकर जी रहे हैं। और यहाँ तक कि जब हमें ज़मीन पर चलना भी होता है, वो ऊंची हील्स पहनती हैं जो 6 इंच लंबी होती है। मैं महिलाओं और उनके फैशन के खिलाफ नहीं हूँ, वो जो चाहें कर सकती हैं, लेकिन पृथ्वी से जुड़कर रहना और सबसे बढ़कर मिट्टी से जुड़े रहना स्वस्थ और संतुलित जीवन का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं, हमेशा से, सदियों से। जब लोग शांति पाना चाहते थे, जब उनका मन परेशान होता था, वो जंगलों में, पहाड़ों में जाकर चुपचाप बैठ जाते थे। योग में हम हमेशा सीधा ज़मीन पर लेटते हैं, बिना किसी चीज़ के या किसी ऑर्गेनिक चीज़ पर लेटते हैं, क्योंकि हमारा शरीर ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए। और साथ ही बिजली का नेगेटिव मिलना भी ज़रूरी है। इससे आपके शरीर को एक तरह का अर्दिंग या नेगेटिव मिल जाता है, जिससे अतिरिक्त पॉजिटिव चार्ज बेअसर हो सकता है, जिसकी वजह से बेचैनी हो सकती है या गैर ज़रूरी न्यूरोलॉजिकल गतिविधि हो सकती है, जिससे कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। ये ऐसा है, मानिए आप अपने इंजन को हमेशा तेज़ तेज़ चला रहे हो, तो लोग जंगलों में, वनों में और पहाड़ों में चले जाते थे और जाकर बस बैठ जाते थे और पाते थे कि वो बिल्कुल शांत हो जाते थे। इसका ज़रूर हमारे और मिट्टी के रिश्ते से कुछ लेना देना है। आप सोच सकते हैं कि ये एक पेड़ है, लेकिन ये मिट्टी है। आप सोच सकते हैं कि वो एक जानवर है, पर वो मिट्टी है। आप सोच सकते हैं कि एक इंसान है, पर ये मिट्टी है। इसलिए ये जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। आज अभी मैंने सुना, मुझे लॉस एंजल्स में बताया गया कि LA के ठीक बाहर एक फार्म है जहां अगर आप $50 दें तो आप करीब आधे घंटे के लिए गाय को गले लगा सकते हैं। because क्योंकि आप मिट्टी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप गट माइक्रोबायोम को स्वस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपने अंदर कुछ संतुलन का आभास लाना चाह रहे हैं। वैसे अगर आप कोई शक्तिशाली योग प्रैक्टिस जानते होते, आप ये अपने आप कर पाते, अपने ही अंदर से। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सबसे आसान काम है मिट्टी से जुड़े रहना। और ये एक फैक्ट है कि 30 करोड़ से ज्यादा लोग एस्थमा से पीड़ित हैं। अमेरिका में बच्चों की आधी तादाद को 3 साल की उम्र होते होते सांसों की तकलीफ होने लग जाती है और वो तमाम तरह की दवाइयां लेने लग जाते हैं। लोगों को हर तरह की चीजों से एलर्जी हो रही है। 100 साल पहले आपने इन एलर्जीज के बारे में सुना भी नहीं था। बहुत कम लोगों को ये होती थी। आज ये सामान्य बात होती जा रही है। हर किसी को किसी न किसी चीज से एलर्जी है। I've met people who are allergic to sunlight. I've met people who are allergic to rainwater. मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्हें धूप से एलर्जी है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्हें बारिश के पानी से एलर्जी है। मैं बेशक ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्हें मूंगफली से एलर्जी है। इसके बारे में सभी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें बस मूंगफली खानी नहीं है। अगर आप बस उस फली को खोलने भी लग जाएं, उस लाजवाब फली को जो कि बेहद पौष्टिक है, जिसे हम ग्राउंडनट या मूंगफली कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर पैदा होती है। लेकिन अगर मैं बस इसे यहाँ खोल दूं और किसी को एलर्जी है तो 50 फीट की दूरी पर वो मर सकते हैं। जरा इसकी नाजुकता को देखिए। तो ये चीजें इसलिए हुई हैं क्योंकि हमें लगने लगा है कि हम कहीं और से आए हैं। बेशक कुछ लोग इन बातों को सही बता रहे हैं और आपको समझा रहे हैं और कह रहे हैं। इस पर ऐसी किताबें हैं जो कह रही हैं कि आप सब एलियंस हैं और कहीं और से आए हैं। अगर आप एक एलियन हैं तो भी, अगर ये सच है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शायद मैं भी एक एलियन हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ। I may also be one, but we have adapted well to the life on this planet. मैं भी एक एलियन हो सकता हूँ, पर हमने इस धरती के इस जीवन के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। तो हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा भोजन और हमारी मृत्यु मिट्टी से जुड़ी है। ये समझना ज़रूरी है कि जो लोग खेतों या खुले क्षेत्रों में रहते हैं, उनमें एलर्जी, यानी दूसरी जगहों के बच्चों के मुकाबले ग्रामीण बच्चों को बहुत कम एलर्जी होती है। क्या आपने अफ्रीका में किसी को पोलन एलर्जी या वैसी कुछ चीज़ के बारे में सुना है? या आपने यहाँ के किसी आदिवासी के बारे में सुना है जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी दूध से परहेज है? ऐसा किसी ने नहीं सुना है। ऐसा सिर्फ अमीर समाजों में होता है, क्योंकि हमें लगता है कि अमीरी का मतलब है हमें हाइड्रोजन का गुब्बारा बन जाना चाहिए।
यानी हमें कुछ भी करके धरती से दूर रहना चाहिए। और फिर हम जीवन को बनाने वाले जादू को यानी मिट्टी को डर्ट या गंदगी कहने लगते हैं। अगर ये गंदगी है तो आप और मैं गंदगी के थैले हैं। हमें वैसा नहीं बनना है।